नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि हम जो कुछ भी करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं? आज हम इसी क्यों के पीछे के विज्ञान यानी साइकोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त यात्रा है जो हमें पुराने जमाने के विचारों से लेकर आज की मॉडर्न साइंस लैब तक ले जाएगी। पता है विद्या, कभी कभी मुझे लगता है कि हम इंसान इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। जैसे ट्रैफिक जाम को ही ले लो, ज्यादातर लोग एक जैसा ही गुस्सा करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। क्या हमारे बर्ताव के कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा रोहन। और तुम्हारा ये सवाल ही तो साइकोलॉजी का सेंटर पॉइंट है। ये पूरी साइंस इसी पहेली को सुलझाने में लगी है कि हमारे हर काम के पीछे का क्यों आखिर है क्या। तो इस क्यों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साइकोलॉजी असल में है क्या। और मैं शर्त लगा सकती हूँ, ये वो बिल्कुल नहीं है जो आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। हाँ, सच कह रहा हूँ। जब भी मैं साइकोलॉजिस्ट सुनता हूँ ना, मेरे दिमाग में सीधे फिल्मों वाला सीन आता है। एक आरामदायक सोफा, एक साइकोलॉजिस्ट जो नोट्स ले रहा है और कोई अपने बचपन की दुख भरी कहानियां सुना रहा है। हाँ, बिल्कुल। फिल्मों की वजह से हम सबके दिमाग में यही इमेज बनी हुई है। लेकिन सच कहूं तो वो पूरी कहानी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। असल में साइकोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है। ये सिर्फ किसी के कहने या महसूस करने पर नहीं, बल्कि डेटा और सबूतों पर चलती है। ये हमारे मन और हमारे बर्ताव दोनों की सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करती है। पर यही बात तो मुझे कंफ्यूज करती है। देखो, केमिस्ट्री में आप केमिकल्स को देख सकते हो, उन्हें तौल सकते हो, लेकिन किसी के विचार को जो दिखाई नहीं देता, उसे कोई वैज्ञानिक तरीके से कैसे माप सकता है? विद्या, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है रोहन, और यकीन मानो इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में हजारों साल लग गए। और इसकी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से। विद्या, सदियों तक मन को समझना फिलॉसफर्स का काम था। प्लेटो जैसे बड़े बड़े विचारक मन, आत्मा, चेतना, इन सब पर बहुत गहरी बातें करते थे। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। ये सब सिर्फ बातें थी, तर्क थे। वो अपने आइडियाज को टेस्ट या साबित नहीं कर सकते थे। अच्छा, मतलब वो सिर्फ चीजों के बारे में सोचते थे, पर उनके पास कोई सबूत नहीं होता था। एग्जैक्टली। और बस यहीं पर साइकोलॉजी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। उसने फिलॉसफी के सिर्फ तर्कों को पीछे छोड़ दिया और साइंस के रास्ते को चुना, जहां आइडियाज से ज्यादा जरूरी होता है डेटा, सबूत और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। विद्या, और फिर आया ये साल 1879। ये वो पल था, वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आप कह सकते हो कि इसी साल साइकोलॉजी को ऑफिशियली अपना साइंटिफिक ड्राइविंग लाइसेंस मिला। विद्या, जर्मनी के लाइप्जिग शहर में विल्हेम वुंट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया की सबसे पहली साइकोलॉजी लैब खोली। वुंट, जिन्हें आज हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, उन्होंने ही मन की स्टडी को फिलॉसफी की किताबों से निकालकर साइंस की लैब मिलाकर खड़ा किया था। विद्यार्थी वुंट का तरीका बड़ा दिलचस्प था। इसे कहते थे इंट्रोस्पेक्शन। सोचो, मैं आपके सामने एक घंटी बजाऊं और आपसे पूछूं कि इस आवाज को सुनकर आपको कैसा लगा। क्या आवाज चुभने वाली थी या सॉफ्ट थी? आपने क्या महसूस किया? इसका मकसद था चेतना जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को उसके छोटे छोटे मापने लायक हिस्सों में तोड़कर समझना। वाह! तो वुंट ने एक तरह से दरवाजा खोल दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो समझो कि आइडियाज का एक धमाका सा हो गया। वुंट की इस शुरुआत के बाद दुनिया भर के थिंकर्स ये सोचने लगे कि मन को स्टडी करने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, और यहीं से अलग-अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ। विद्या, 20वीं सदी की शुरुआत में साइकोलॉजी की दुनिया में कई बड़े स्कूल्स बन गए। इनमें से कुछ मेन थे बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस और फिर 1950 के दशक में आई कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये समझ लो कि आइडियाज की दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों के बीच एक जबरदस्त टक्कर थी। देखो, एक तरफ थे बिहेवियरिस्ट्स। उनका कहना था कि हम किसी के मन के अंदर के ख्यालों को तो देख नहीं सकते, तो उन पे बात ही क्यों करें। हमें सिर्फ उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो दिखती है, यानी इंसान का बर्ताव। और दूसरी तरफ थे साइकोएनालिस्ट, जो कहते थे कि असली चीज तो इंसान का अचेतन मन, उसके सपने और उसकी दबी हुई इच्छाएं हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट थे। हाँ, और फिर 1950s में एक और बड़ा मोड़ आया जब कंप्यूटर्स हमारी दुनिया में आए। तब रिसर्चर्स ने सोचना शुरू किया, एक मिनट, क्या हमारा दिमाग भी एक तरह का कंप्यूटर ही है? और बस यहीं से याददाश्त, ध्यान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजों को इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की तरह देखा जाने लगा। विद्या, इन सभी अलग अलग स्कूलों की आपसी बहस और टकराव से एक बहुत जरूरी बात साबित हुई कि इंसान का दिमाग और उसका बर्ताव इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे किसी एक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि हमें इन सभी तरीकों की जरूरत है ताकि हम इंसान को पूरी तरह से समझ सकें। ठीक है विद्या,
ये सारी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच बताऊं तो मैं यहाँ अपने फ़ोन के साथ बैठा हूँ, इन सब पुरानी बातों का आज की तारीख में मुझसे क्या लेना देना है। अरे, इसका तुमसे बहुत गहरा लेना देना है। आज ये साइंस तुम्हारे चारों तरफ है। तुम्हारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसका इंटरफेस कैसे बना है, तुम्हें कौन से ऐड दिखाए जाते हैं, स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ऑफिस में लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, इन सब के पीछे साइकोलॉजी के सिद्धांत काम करते हैं। ये जो ऐप्स है ना, इन्हें डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये तुम्हारा ध्यान खींच सकें और तुम्हें बांधे रख सकें। तो देखा, कहानी कैसे घूमकर वहीं आ गई। हमने फिलॉसफी से शुरुआत की, 1879 में साइंस की लैब में पहुंचे, और आज ये एक ऐसी फील्ड बन चुकी है जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है। आखिर में साइकोलॉजी और कुछ नहीं बल्कि हमारा ही एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अध्ययन है। ये उन्हीं पैटर्न्स को समझाती है जो तुमने बिल्कुल शुरुआत में नोटिस किए थे। विद्या, तो अब आखिर में एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, जरा सोचिए, आपकी रोज की कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा बर्ताव जो अगर कोई साइकोलॉजिस्ट देखे तो उसे बहुत दिलचस्प लगे। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।